क्या आप भी परेशान हैं? गार्डनिंग शुरू तो कर दी, लेकिन ये मिट्टी तैयार करने का लफड़ा, क्योंकि इतने सारे सीजन हमारे इंडिया में और इतने तरीके की सब्जियां, फ्लावर प्लांट, फ्रूट प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो क्या हर पौधे के लिए हम अलग अलग मिट्टी बनाएं, या फिर कोई ऐसा सॉइल मिक्सचर नहीं हो सकता क्या जिसमें हम हर प्रकार का पौधा लगा पाएँ और हमारी टेंशन ख़त्म हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और वो प्रॉब्लम मैं दूर करूँगी। सो वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल में ग्रो विद प्रीटिशिया में। आज मैं आपको एक ऐसा यूनिवर्सल सॉइल मिक्सचर बताने जा रही हूँ जिसमें आप जो मन चाहे ग्रो कर सकते हैं, और ये सॉइल मिक्सचर हर चीज़ के लिए परफेक्ट रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा सॉइल मिक्सचर के लिए, क्योंकि ये सॉइल मिक्सचर बहुत बढ़िया है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और बहुत सारी स्टेप्स, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखना। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा पसंद आ रहा हो, थोड़ा यूज़फुल लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ना, और हाँ, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लेना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए अब हम तैयार करते हैं अपना यूनिवर्सल सॉइल मिक्सचर। तो सबसे पहले हमारा मेन इंग्रेडिएंट है ये मिट्टी। मिट्टी के बिना तो पौधे कैसे लगेंगे, ये तो हमारा बेस होता है, और मिट्टी पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिट्टी आपने अच्छे से तैयार नहीं की तो फिर आप उसमें कितना खाद डालते रहें, कितनी अच्छी क्वालिटी का बीज लगा लें, कुछ भी कर लें, आप को सक्सेस मिलने जो रेट है ना, सक्सेस रेट, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये है गार्डन सोयल। गार्डन सॉइल मतलब इस मिट्टी को मैं पहले से यूज कर रही हूँ, इसमें सब्जियां लगा रही हूँ, और इस मिट्टी में से अभी मैंने पौधे निकाल दिए थे, और इसको मैंने 2 दिन की धूप दिखा ली है। उसके बाद में इस मिट्टी का टेक्सचर ऐसा हो गया है। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट से मिट्टी लेके आए हैं, और या फिर आपकी गार्डन सॉइल है, तो मिट्टी को धूप ज़रूर दिखाएं। और अगर मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई इंसेक्ट लगा है या फंगस लगा है, पौधे सड़ जाते हैं उसमें, या निमेटोड वगैरह कुछ लगा हुआ है, तो मिट्टी को ज़्यादा धूप दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। 5 से 7 दिन की ज़रूर धूप दिखाएं, उसको अच्छे से सुखा लें। और अगर आपकी मिट्टी हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1-2 दिन की धूप काफ़ी है, सफिशिएंट है। अगर मिट्टी में कंकड़ वगैरह हैं तो उसको छान लें। अगर गार्डन सॉइल है, उसमें रूट्स वगैरह हैं, ज़्यादा मोटी रूट्स, तो उसको हटा दें। जो पतली पतली रूट्स होती हैं ना, धागे जैसी, बालों जैसी, उनको छोड़ दें, उनको हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये मिट्टी के लिए ऑर्गेनिक कार्बन का काम करते हैं। और अगर आपकी कंस्ट्रक्शन साइट की मिट्टी है तो आप उसको धूप ज़रूर दिखाएं, उसमें फंगस हो सकती है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, तो अच्छे से उसको धूप दिखाने के बाद में वेंटिलेशन मतलब स्टरलाइज ज़रूर कर लें। उसको स्टरलाइज करने से उसमें जो भी इंसेक्ट वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अभी मैं जो प्रपोर्शन आपको बताऊंगी, जो भी बताऊंगी, वो गार्डन सॉइल का बताऊंगी, और साथ में मैं आपके ये जो नई मिट्टी लेके आ रहे हैं उसका भी बताऊंगी। तो नई मिट्टी के लिए हम ये मिट्टी जो लेंगे वो 4 हिस्से लेंगे, और ये गार्डन सॉइल है, ये हम 5 हिस्से लेंगे, क्योंकि गार्डन सॉइल में पहले से भी खाद मिला हुआ रहता है, ऑर्गेनिक मैटर मिला हुआ होता है, तो ज़्यादा इसमें खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैं 5 हिस्से ले रही हूँ, और ऐसे आप कोई भी अपना मेजरमेंट रख सकते हैं जिससे आप अपनी मिट्टी बना सके। और ये मैं 12 बाई 12 के कंटेनर के लिए बना रही हूँ, तो आप उसी हिसाब से अपना रेशियो ध्यान में रखें। तो ये मैंने 5 हिस्से ले लिए हैं। और अगर यहीं पे आपने मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट की मिट्टी ले रहे हैं तो उसके 4 हिस्से ही लेने हैं, और मिट्टी को धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नई मिट्टी लेके आए हैं तो उसे फैलाकर और अच्छे से धूप दिखाकर, ताकि उसमें अच्छे से वेंटिलेशन हो जाए, और जो अनवांटेड जो फंगस है, इंसेक्ट हैं, वो ख़त्म हो जाए। और अगर आपकी मिट्टी हेल्दी है मेरी तरह, तो उसको ज़्यादा धूप नहीं दिखाएं, थोड़ा हल्की नमी रखें उसमें, ताकि उसमें जो हेल्दी माइक्रोब्स हैं, हेल्दी जो बैक्टीरियाज हैं, वो बने रहें, और मिट्टी हमारी बिल्कुल उसमें जान रहे। क्योंकि ज़्यादा धूप दिखाने से मिट्टी हमारी बेजान हो जाती है, क्योंकि उसमें जितने भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर दिखानी ही पड़ेगी। और ये है हमारा दूसरा मेन इंग्रेडिएंट, ये है कंपोस्ट। ये है वर्मी कंपोस्ट है। आप इसकी जगह कोई भी गोबर की खाद ले सकते हैं, अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ऑर्गेनिक मैटर, वो ले सकते हैं। लेकिन कंपोस्ट यूज करते समय आप ध्यान रखें कि कंपोस्ट फुली तरीके से डिकम्पोज हो, वे ऐसे कच्चा नहीं होना चाहिए। कई बार कच्चा खाद हम डाल देते हैं ना, तो पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं, सड़ जाते हैं, दीमक लग जाती है। तो ये कैसे पहचानें कि खाद पारा फुली डिकम्पोज है? आप उसकी स्मेल करके देखें, अगर उसमें मिट्टी जैसी स्मेल आ रही है तो वो फुली डिकम्पोज है, और अगर उसमें गोबर जैसी या फिर गंदी स्मेल आ रही है तो वो कच्चा है। तो ये मैं 3 हिस्से लूँगी। और वहीं अगर आप दूसरी वो मिट्टी यूज की है अपने कंस्ट्रक्शन साइट की, तो आपको उसके 4 हिस्से लेने होंगे।
थोड़ा सा बढ़ाना होगा, क्योंकि हम पहली बार लगा रहे हैं, मिट्टी में हमारे में खाद नहीं है, तो 4 से 5 हिस्से आपको उसमें लेने होंगे। अब तीसरी चीज़ है हमारी कोकोपीट। नारियल की जो जटा होती है ना, उसके जो धागे बाहर की जो जटा बोलते हैं हम तो उसे, उसको काट कर बनाया जाता है इसे। और ये समुद्र के पानी में थोड़ा सा इसे बनाते हैं, ऑब्वियसली समुद्र के किनारे ही बनती है, तो थोड़ा नमक रहता है इसमें, तो इसे वॉश कर लें 1-2 बार और हल्का धूप में सुखा लें और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये ओनली सोयल मीडिया का काम करती है, इसमें कोई भी खाद नहीं होता है। कोकोपीट को खाद समझने की गलती ना करें। ये मिट्टी में वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ा के रखती है, और जो सीड जर्मिनेशन होता है वो अच्छा होता है इसके अंदर, और साथ ही मिट्टी भुरभुरी बनती है। और हाँ, जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सोयल मिक्सचर है वो हल्का बने, उसमें वज़न नहीं हो ज़्यादा, ग्रो बैग्स वगैरह जो हों उनको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे रखें, तो ये मिट्टी जो है उसको हल्का बना के रखती है। बस यही काम होता है, ये और कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाती है पौधे को। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इसकी जगह कोई धान की भूसी भी यूज कर सकते हैं। हाँ, धान की भूसी आगे जाकर ज़रूर कंपोस्ट बनती है, लेकिन ये कोकोपीट नहीं बनती है। धान की भूसी हो गई, जो अपने गेहूँ होते हैं उसकी भूसी हो गई, या फिर अब जो आजकल बाजरा निकल रहा है उसकी भूसी भी आप उपयोग में ले सकते हैं, और इसकी जगह पैरालाइट वगैरह भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो मैं ये इसके 2 हिस्से ले रही हूँ। मिट्टी मेरी भुरभुरी है, ज़्यादा नहीं लूँगी, तो 2 हिस्से ही लूँगी। और आप अगर नई मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको 3 हिस्से लेने हैं। अब है तीसरी चीज़, ये रेत, ये जो कंस्ट्रक्शन वाली जो रेत होती है ना, वो है मेरी, और ये मैं 1 हिस्सा ले रही हूँ इसमें। 1 हिस्से में भी थोड़ी कमी है, क्योंकि मिट्टी मेरी अच्छी खासी भुरभुरी है। इससे मिट्टी में है ना पानी नहीं रुकेगा। ये ज़रूरी है कि पानी है ना ऐसे खड़ा नहीं रहना चाहिए कि हम मिट्टी में डालें तो 1 मिनट के अंदर अंदर पानी अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, या फिर वो ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। खड़ा रहेगा पानी उसमें तो मिट्टी जो है हमारी, जो बीज लगाएंगे या जो पौधा लगाएंगे वो ख़राब हो सकता है, और ज़्यादा पानी रहने से उसमें ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचेगा रूट्स तक, तो रूट्स हमारी सड़ सकती हैं। तो ये हमारी मेन चीज़ें थी, और इसके बाद में जो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये एडिशनल हैं, ये नहीं भी डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर डालोगे तो आपकी मिट्टी और ज़्यादा पावरफुल और हेल्दी बन जाएगी। तो पहली चीज़ है ये जो है ये बोन मील, जो हड्डियों का चूरा बोलते हैं इसे, और मैं बहुत कम यूज करती हूँ। जनरली मैं इसकी जगह राख यूज करती हूँ, लकड़ी की राख या कंडे की राख। वो मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने उसकी जगह ये बोन मील लिया है। ये मिल जाता है एग्रीकल्चर शॉप पे। तो आप इतना 1 मुट्ठी ही यूज में लेना है आपको, 12 बाई 12 के उस कंटेनर के लिए 1-2 मुट्ठी। दूसरा है हमारा ये सरसों की खली। सरसों की खली में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये मतलब हीरो इंग्रेडिएंट मानती हूँ मैं अपने गार्डन का, बहुत बढ़िया होती हैं। तीसरा है नीम खली। नीम खली इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और साथ में न्यूट्रिशन भी देगी पौधे को। निम्बोली जो होती है ना, नीम का फल, उसका तेल निकालने के बाद में जो उसका वेस्ट बचता है उसे नीम खली बोलते हैं, और ऑर्गेनिक गार्डनिंग में इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये मैं नीम खली ज़रूर मिलाती हूँ, और चाहे कुछ चीज़ें मिलाओ या नहीं मिलाओ। ये आपके पास नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहले चीज़ें मैंने बताई हैं 3 चीज़ें, वो 4 चीज़ें सॉरी, वो काफ़ी हैं, लेकिन ये मिला देते हैं तो बढ़िया रहता है। अब मिलाऊंगी मैं इसमें फंगिसाइड। ये है ट्राइकोडर्मा का फंगिसाइड। ये जैविक फंगस होती है, और इससे हमारे पौधों में फंगस नहीं लगती है। जो टेंशन होती है ना कि कई बार हम पौधा लगा देते हैं, उसकी रूट ख़राब हो गई या फिर बीज अंदर ही सड़ गया, तो वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और ये मैं लूँगी 1 चम्मच इसके लिए, 12 बाई 12 के कंटेनर के लिए सिर्फ 1 चम्मच लेनी है, और इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये फिर इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं हल्दी पाउडर यूज कर सकते हैं, लकड़ी की राख यूज कर सकते हैं, नीम के पत्ते यूज में ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास में, और अगर नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपको मिट्टी को अच्छे से धूप दिखा कर भी आप उसमें काम में ले सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करना है, दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करना, ताकि इनका जो भी चीज़ें मिलाई हैं हम वो सारी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद में मैं इसको अपने कंटेनर में भर लूँगी। और इसका टेक्सचर देखिए कितना शानदार है, इसका टेक्सचर बिल्कुल भुरभुरा और हल्का बना है, क्योंकि इसमें कोकोपीट मिल गई है, और इतनी हल्की बनी है ये मिट्टी कि जो कंटेनर है ना उसको इजीली हम उठा सकते हैं। कई नहीं तो बिल्कुल प्योर मिट्टी डाल देते हैं ना हम उसके अंदर, तो उसमें पानी डालते ही वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, क्योंकि वो पूरा पानी को ऐसे अब्जॉर्ब भरा रहता है, उसमें निकलता नहीं है, तो ज़्यादा हैवी हो जाती है और छत पे ज़्यादा वज़न बढ़ता जाता है, और कंटेनर भी हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे खिसकाना मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल बढ़िया है, शानदार है। और इस मिट्टी को मैं, ऐसा नहीं है कि अभी इसमें मैं लगा दूंगी बीज डालते के साथ ही, अभी मैं इसको कंटेनर में भर के रखूँगी, और कम से कम मैं इसको
24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। आप लोगों ने देखा होगा कि किसान खेत की में पानी देने के बाद में जुताई करता है, जब बीज लगाता है, जुताई कर देता है और खाद डालने के बाद में छोड़ देता है उसको, बीज नहीं डालता है। बीज बाद में डालता है। कई बार तो मैंने देखा है कि 5-7 दिन बाद में बीज डालता है, ताकि जो भी चीज़ें हमने उसके अंदर डाली हैं, खाद डाला है, जो भी खाद डाला है, उसकी मिट्टी के साथ रिएक्शन हो जाए, वो मिट्टी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर ले उसको, और उसके बाद में जब हम उसमें कोई भी पौधा या बीज लगाएँ, तो उसका अच्छा रिज़ल्ट मिले। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि मिट्टी तैयार करने के बाद में उसको हल्की नमी बनाकर या फिर अच्छे से पानी डाल देती हूँ मैं, तो अच्छे से गीला कर देती हूँ, फिर बीज लगाती हूँ। और जो भी कंटेनर आप ले रहे हैं, उसमें होल ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप ग्रो बैग ले रहे हैं या प्लास्टिक का, मिट्टी का, किसी भी प्रकार का कंटेनर है, उसमें होल ज़रूर होना चाहिए उसके पैंदे में, ताकि बारिश आने पर या फिर हमसे गलती से कभी ज़्यादा पानी डल जाए, तो उसमें पानी रुके ना, एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाए, नहीं तो वो हमारा हरा-भरा पौधा भी खराब हो सकता है। स्टार्टिंग में ये गलतियाँ मैंने बहुत की हैं, बहुत फलों सब्जियों से लदे हुए पौधे खराब किए हैं। धीरे-धीरे चीज़ें कर के ही मैंने सीखी हैं। और ये देखिए कितना परफेक्ट मेरी जो सॉइल मिक्सचर वो बनी है, 12 बाई 12 के उसमें पूरा फुल भर गया है, ना तो ये खाली रहा और ना ही पीछे बचा। तो मैंने इसको अच्छे से भर दिया है और अब मैं इसको गीला करूँगी, मिट्टी को। आप गीला करने के लिए जो बायो एंजाइम होता है, जो फलों के छिलकों से या फिर फूलों से, नींबू के छिलके, उसी से भी हम बनाते हैं ना बायो एंजाइम, उसका वीडियो भी मैं आगे कभी शेयर कर दूँगी। उससे गीला करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। उससे मिट्टी ना अच्छी सी नरिश हो जाती है, उसमें अच्छे माइक्रोब्स बन जाते हैं। या फिर आपके पास गौमूत्र है, तो आप उससे भी गीला कर सकते हैं। मेरे पास इस पानी में थोड़ा-सा गौमूत्र मिला हुआ था और मैं इससे गीला कर रही हूँ। इससे मिट्टी में ना और अच्छे माइक्रोब्स डेवलप हो जाएँगे और मिट्टी बहुत ही शानदार नरिश सी हो जाएगी, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन हो जाती है मिट्टी की। तो इसको गीला करके मैं इसको छोड़ दूँगी और हमेशा ध्यान में रखना है कि मिट्टी को तैयार करते ही उसमें कुछ नहीं लगाना है। इससे मिट्टी अच्छे से सेट भी हो जाएगी, जो कंटेनर है उसमें अगर नीचे जाएगी तो नीचे भी चली जाएगी और जो चीज़ें मैंने इसमें मिलाई है उनका भी अपना रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद में जो भी पौधा मैं लगाऊँगी वो बढ़िया चलेगा। 24 घंटे तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊँगी, उसके बाद में कभी भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, थोड़ा-सा भी पसंद आया है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।